हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए प्रधानमंत्री से शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री। तो आप लोगों को इतना तो पता होगा कि संविधान के द्वारा जो भी बेसिकली सरकार की संसदीय व्यवस्था दी गई है, उसमें राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख बताया गया है। जबकि आप लोगों को पता है कि वास्तविक शक्तियाँ जो है वो किसमें निहित होती हैं? प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, ठीक है? याद रखिएगा, अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री क्या होता है? सरकार का प्रमुख। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सरकार का प्रमुख, इसको नोट कर लेंगे। प्रधानमंत्री कौन होते हैं? सरकार के प्रमुख होते हैं। एक बात और याद रखना है कि संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल जो आर्टिकल नंबर 75 है, उसमें ये बात बोला गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं हो सकता कि मतलब जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। ऐसा तो नहीं है। बल्कि जो संसदीय व्यवस्था है उसके अनुसार जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन मान लीजिए यदि लोकसभा में कोई भी दल जो है वो स्पष्ट बहुमत में न हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक का जो है वो प्रयोग करेगा। हालाँकि सामान्यतः जब भी इस तरीके की जो सिचुएशन है वो बनती है, तो राष्ट्रपति सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उससे 1 माह के जो भीतर है, उसमें सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है कि इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार कब किया गया था? 1979 में। तब तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवन रेड्डी। उन्होंने क्या किया था? मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी के सरकार के पतन के बाद जो चरण सिंह है उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था और जो चरण सिंह थे उस टाइम पे वो गठबंधन के नेता थे। ये देखिए, 1-2 स्टेजेस जो हैं, मतलब ऐसे और भी जो सिचुएशन है जिसमें कि जो राष्ट्रपति है जो प्रधानमंत्री के चुनाव एवं नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है। ऐसा कब हो सकता है इसके अलावा? जब प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु हो जाए, ठीक है, पद पर रहते हुए, और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी उस टाइम पे ना हो। ऐसा तब हुआ था जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। इसको भी याद रखना है, समटाइम्स पूछ लेता है। मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और उसकी हत्या हुई थी, उस टाइम पे जो है राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह ने ही राष्ट्रपति किसको मतलब प्रधानमंत्री किसको बनाया था? राजीव गांधी को। तो ये जो बैकग्राउंड है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? देखिए, यहाँ पर लिखा है कि प्रधानमंत्री की भूमिका। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है प्रधानमंत्री की भूमिका। तो संविधान में प्रधानमंत्री की शक्ति का उल्लेख नहीं है, परंतु संसदीय शासन में प्रधानमंत्री ही शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है। इतना तो हम सब जानते हैं। फिर देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा संपादित सभी कार्यों का वास्तविक प्रयोग करता है। कौन करता है वास्तविक प्रयोग? प्रधानमंत्री। इसीलिए इसको वास्तविक शासक कहते हैं। फिर देखिए, प्रधानमंत्री ही राष्ट्र का नीति निर्माता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। याद रखिएगा, मंत्रिमंडल के बैठक की जो अध्यक्षता है वह कौन करता है? ये प्रधानमंत्री का कार्य है। इस बात को याद रखिएगा। मान लीजिए कि अगर आया कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है और ऑप्शंस में लिखा रहेगा प्रेसिडेंट, पीएम और भी अन्य चीज़ें, तो याद रखिएगा हमेशा कि प्रधानमंत्री, ठीक है। और मंत्रालयों का जो आवंटन है, जो फेरबदल है, उसको करने का अधिकार भी किसको है? प्रधानमंत्री को है। याद रखिए, मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। किसके किसके बीच? मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति के बीच। मंत्रालयों के बीच समन्वय व सामंजस्य का भी दायित्व है।
फिर देखिए प्रधानमंत्री शासन, तो प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम माना जाता है, परंतु नोटबंदी का निर्णय मंत्रिमंडल के बजाय प्रधानमंत्री ने स्वयं किया। फिर देखिए संसदीय शासन में मंत्रिमंडल जो है वो संसद द्वारा नियंत्रित होता है, परंतु वर्तमान में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और संसद दोनों को नियंत्रित कर रहा है। इसीलिए वित्त मंत्री, मानव संसाधन, रक्षा मंत्री, रेल जैसे प्रमुख मंत्रालय राज्यसभा सदस्यों को दिए गए हैं, ताकि इसमें क्या हो सके, सदन में जो सहभागिता है वो सुनिश्चित की जा सके। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी ने पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित कराया था। देखिए यहाँ लिखा है प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्तियां प्रधानमंत्री कार्यालय के बढ़ते प्रभाव से भी देखी जा सकती है, जिसके द्वारा प्रत्येक मंत्रालय पर नियंत्रण एवं निगरानी रखी जा रही है। देखिए एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ, प्रधानमंत्री का जो कार्य है वो मंत्रिपरिषद के संबंध में किस प्रकार से होता है। जैसे देख लीजिए प्रधानमंत्री जो है अगर किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या फिर अथवा राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को ये बोले कि उसे बर्खास्त करने की सलाह मान लीजिए दिया जा रहा है, तो ये सारा कार्य जो है वो पीएम कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो पीएम है वो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता तो करता ही है, लेकिन उसके जो निर्णय है उसको भी प्रभावित करता है। क्यों प्रभावित करता है? क्योंकि प्रधानमंत्री क्या होता है, समकक्षों में प्रथम माना जाता है। इसके अलावा अगर बोला जाए तो जो प्रधानमंत्री है वो कहीं न कहीं राष्ट्रपति के भी निर्णय को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से? जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति हैं, उनको संसद का सत्र आहूत करने या फिर सत्रावसान करने संबंधी परामर्श कौन देता है? प्रधानमंत्री देते हैं। या फिर किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की जो सिफारिश है, वह राष्ट्रपति से कौन करता है? पीएम करते हैं। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है? निष्कर्ष में देखिए क्या लिखा है, व्यक्ति में शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए सकारात्मक नहीं माना जाता है। मतलब किसी भी एक व्यक्ति में अगर सारी शक्तियां निहित हो जाए तो इसको स्वस्थ लोकतंत्र थोड़ी मानेंगे। इसको मानेंगे कि लोकतंत्र क्या हो जा रहा है, लोकतंत्र धूमिल हो रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है, परंतु प्रधानमंत्री की शक्ति का मूल आधार उनकी राजनीतिक शक्ति है, इसीलिए मोदी के नाम पर 16वां लोकसभा चुनाव हुआ था, जबकि संसदीय शासन में सांसदों का चुनाव होता है। अब देखिए प्रधानमंत्री और राज्यसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट में ऐसा बना के आपको दिया जा सकता है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री लोकसभा से ही होना चाहिए, ऐसा तो ये गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो किसी भी सदन का मेंबर हो सकता है। परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ देखना कि संसदीय परिपाटी के अनुसार प्रधानमंत्री लोकसभा से ही होना चाहिए, जिसके निम्नलिखित कारण है। और देखिए संवैधानिक व्यवस्था और संसदीय परिपाटी दोनों में डिफरेंस है, इस बात को याद रखना है, ठीक है? क्योंकि स्टेटमेंट कभी कभी प्रीलिम्स में बहुत घुमा फिरा के पूछ देता है, आपको हर तरीके से क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है? चाहे कुछ भी दिया हो किसी भी लैंग्वेज में। देखिए इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट कि प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रधान होता है, इसीलिए राज्यसभा का सदस्य कभी भी समकक्षों में प्रधान नहीं हो सकता, लेकिन लोकसभा का तो हो सकता है। इसीलिए जनरली ऐसा होता है कि लोकसभा के ही मेंबर को प्रधानमंत्री चुनते हैं। आगे देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसीलिए मंत्रिपरिषद के प्रधान होने के कारण प्रधानमंत्री को भी लोकसभा से ही होना चाहिए। फिर देखिए परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। कौन होता है? लोकसभा का नेता। फिर देखिए प्रधानमंत्री संसदीय शासन में शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है और संविधान में अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग के लिए उसे राजनीतिक रूप में शक्तिशाली होना चाहिए, जिसके लिए लोकसभा की सदस्यता आवश्यक प्रतीत होती है। देखिए यहाँ निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है कि संसदीय शासन में प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो केंद्रीय होती है और प्रधानमंत्री के राज्यसभा के आने से उसके पद का अवमूल्यन हो जाता है, जो संसदीय शासन के लिए क्या है? नकारात्मक है। कैसा है? नकारात्मक है, ठीक है? इस बात को याद रखना है। देखिए क्या आपको इतना पता है कि जो प्रधानमंत्री है वो बहुत से बेसिकली जो आयोग है उनकी अध्यक्षता करते हैं। जैसे कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन है? प्रधानमंत्री है, ठीक है? राष्ट्रीय एकता परिषद के भी कौन है? प्रधानमंत्री है। अंतर्राज्यीय परिषद के भी प्रधानमंत्री है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद एवं कुछ अन्य संस्था भी ऐसे हैं जिनके अध्यक्ष क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं।
देखिए, प्रधानमंत्री एक तरीके से बोला जाए तो केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता है। आप लोगों ने देखा होगा, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बेसिकली बहुत से देशों की यात्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि वह मुख्य प्रवक्ता है। वह वहाँ जाकर अपने देश से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बात है, वो वहाँ पर वार्ता प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। क्योंकि इन्हें देश का नेता कहा जाता है, प्रधानमंत्री को, और देश का नेता होने के नाते वह विभिन्न राज्यों के विभिन्न वर्गों के लोगों से क्या करते हैं, मिलते-जुलते रहते हैं और उनकी समस्याओं के संबंध में क्या करते हैं, ज्ञापन प्राप्त करते हैं। प्रधानमंत्री की जो भूमिका है उसी को देखकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या बोला था? बोला था कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री होगा, न कि राष्ट्रपति। ये स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। अब देखिए यहाँ लिखा है गठबंधन सरकार एवं संसदीय शासन। तो आप लोगों को पता होगा गठबंधन सरकार क्या होती है। जनरली क्या होता है ना, दो पार्टी आपस में या दो से अधिक पार्टी मिलकर क्या होते हैं, गठबंधन की सरकार बनाते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि गठबंधन सरकारों के दौर में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच का अंतर ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि अनेक दल को बाहर से समर्थन देते हैं। देखिए बहुत से ऐसे होते हैं दल जो कि क्या करते हैं, सरकार को बाहर से समर्थन देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। आगे देखिए, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का भी उल्लंघन होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के जो मेंबर होते हैं वो मंत्रिमंडल के निर्णयों से सार्वजनिक असहमति व्यक्त करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है कि संसदीय शासन में प्रधानमंत्री नीति निर्माता माना जाता है, परंतु गठबंधन सरकारों के दौर में यूपीए, एनडीए जैसे घटकों का निर्माण हुआ और शक्ति के दो समानांतर केंद्रों का विकास हुआ, जिससे कि प्रधानमंत्री की जो शक्ति है उसका क्या होने लगा, अवमूल्यन होने लगा। फिर आगे देखिए, गठबंधन सरकारों के निर्माण के लिए न्यूनतम साक्ष्य कार्यक्रम का निर्माण करने लगे। अतः प्रधानमंत्री की जो नीति है, ठीक है, प्रधानमंत्री की जो नीति निर्माता है उसके रूप में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो प्रभावित होने लगी। क्यों? अच्छा आप बताइए, मैं यहाँ देखिए एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए गठबंधन की सरकार है तो उसमें तो दो पार्टी शामिल है या दो से अधिक पार्टी। मान लीजिए कि जो बीजेपी है, ठीक है, उसका क्या है, अलग मत है, या फिर जो गठबंधन उन्होंने जिसके साथ किया है उस पार्टी का क्या है, थोड़ा अलग मत है। तो इसमें क्या होगा, निर्णय लेने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, इसीलिए बोल दे रहे हैं यहाँ पे कि इसमें क्या होता है कि नीति निर्माण के लिए वो जो भूमिका है जो कि बेसिकली पीएम की है वह क्या होने लगेगी, प्रभावित होने लगेगी। भले ही पीएम जो है वो सत्तारूढ़ दल का है, भले ही वह क्या है, राजनीतिक प्रमुख है, उसके बावजूद ऐसा हो सकता है। आगे देखिए, संसदीय शासन में प्रधानमंत्री को मंत्रालयों के आवंटन और फेरबदल का अधिकार होता है, जो गठबंधन सरकारों के दौर में प्रधानमंत्री प्रयोग नहीं कर पाता, क्योंकि गठबंधन सहयोगी पहले से ही मंत्रालयों की सौदेबाजी कर लेते हैं। देखिए निष्कर्ष में लिखा है, सैद्धांतिक रूप से गठबंधन सरकार ज्यादा लोकतांत्रिक प्रतीत होती है, क्योंकि निर्णय बहुमत के बजाय आम सहमति से होता है। संसद की भूमिका में वृद्धि होती है, परंतु प्रशासनिक दृष्टिकोण से गठबंधन सरकारों के दौर में निर्णय लेने एवं उसे क्रियान्वित करने में अत्यधिक विलंब, अनिश्चितता एवं भ्रम की स्थिति बनी रहती है। देखिए एक मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ, ये आप लोगों को आंसर राइटिंग में लिखना ही लिखना है। ठीक है, मैं अभी एक टेलीग्राम चैनल जो है वो बनाने वाली हूँ, जिसमें बेसिकली मैं आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, और वो आप लिख कर ग्रुप में सेंड करेंगे, मैं आपको उसको चेक करके जो है वो जितना भी मार्क्स होगा मार्क्स बेसिस पे वो दूंगी। ठीक है, रिव्यू। तो आप लोग क्या कीजिए, तुरंत अभी पेन उठाइए, कॉपी लीजिए और एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो नोट कीजिए। देखिए जेनिंग्स के अनुसार, देखिए वो राजनीति शास्त्र थे जेनिंग्स, उनके अनुसार जो पीएम है वो क्या है, सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर क्या होते हैं, ग्रह जो है वो परिभ्रमण करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे सौरमंडल में। तो यानी कि बोल सकते हैं कि जो पीएम है वो संविधान का क्या है, सबसे मुख्य आधार है, यानी संविधान के सभी मार्ग जो है वो प्रधानमंत्री की ओर ही होते हैं। उसके अलावा मुनरो का स्टेटमेंट बहुत जो है वो यूनिक है। मुनरो कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वह राज्य की नौका का कप्तान है, यानी नौका तो चल रही है, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या है, उसका कप्तान है। ये दोनों ही आप लोगों को नोट करना है और अपने आंसर राइटिंग में लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है।
देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस नोट्स में अभी नहीं लिखा है, वो छूट गया लगता है शायद, या फिर आगे आपको मिलेगा। एक बात याद रखना है कि प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व जो है वो राष्ट्रपति उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, जिसमें राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा, और आगे वे कहते हैं कि मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूँगा। आगे वे कहते हैं कि मैं भय या पक्षपात, अनुराग या फिर द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। इस बात को याद रखना है, ठीक है? इनकी जो शपथ की जो प्रक्रिया है, वो सेम टू सेम उसी तरीके से है जैसे किसी भी केंद्रीय मंत्री के लिए होती है। इतना आपको याद रखना है प्रधानमंत्री में, ठीक है? बहुत से लोग ये बच्चे मतलब कमेंट करते हैं कि मैम बहुत डिटेल में पढ़ाइए, डिटेल में। देखिए, जितना आपके पेपर के लिए, चाहे वो मेंस हो या फिर प्रीलिम्स, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना मैं आप लोगों को करा रही हूँ, ठीक है? अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अभी बहुत ज़्यादा बाहर बारिश हो रही है, मेरी आवाज़ भी आप लोगों तक नहीं आएगी, वरना सारा मैं सोच रही थी एक ही क्लास में कराने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।